हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र पटेल आप सभी लोगों का विद्या परिवार में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा मैंगो, हॉर्टिकल्चर की फर्स्ट क्लास है और जो कि आप जानते हैं आम कितना फेमस है, फलों का राजा बोला जाता है। तो मजा आने वाला है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को शेयर कर दीजिए। जो ना सब्सक्राइब किए वो सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। और जो चीज ना समझ में आए उसको आप नोट कर लीजिए। हमारे पर्सनल नंबर पर आप व्हाट्सएप करिए, कॉल करके अगर कोई भी कंफ्यूजन है आप उसको दूर करिए। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखोगे तो सारी चीजें आपको खुद समझ में आ जाएगी। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाता है। जैसा मैंने की बोला, आज का सेशन है मेरा मैंगो, आम। मजा आने वाला है। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे बात करेंगे किसकी, मैंगो की। तो मैंगो भाई देखिए, जो फ्रूट क्रॉप होती हैं उसी का सबसे मेन क्रॉप है। जो फल वाली फसलें होती हैं, जो फल वाली क्रॉप होती हैं, उसका क्या है, मेन क्रॉप है मैंगो। तो मैंगो जानते ही हैं कि एक अच्छा फ्रूट है और हर घर में खाए जाने वाला फ्रूट है। न बहुत सस्ता होता न बहुत महंगा होता, मीडियम रेंज में आते हैं। तो हर घर में मैंगो जरूर आता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। जैसे इसका क्या बोटेनिकल नेम क्या होता है। बोटेनिकल नेम की बात करेंगे तो बोटेनिकल नेम होगा क्या इसका, आप जानते ही हैं, मैंगीफेरा इंडिका। फैमिली क्या होगी इसकी, एनाकार्डियेसी। क्या होगी, एनाकार्डियेसी। तो ये सब चीजें एक एक करके आप लिखते चलिएगा, जो ना समझ में आए बताइएगा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा कि इसका फैमिली क्या होता है, एनाकार्डियेसी होती। उत्पत्ति स्थान क्या होता है इसका, इंडो बर्मा होती है। ठीक है, गुणसूत्र की बात आएगी, गुणसूत्र कितना होता है, 40 होता है। उपनाम, राष्ट्रीय फल बोला जाता है, नेशनल फ्रूट है इंडिया का। ठीक है, फलों का राजा बोला जाता है, बाथरूम फल भी बोला जाता है, प्राइड ऑफ गार्डन भी बोला जाता है। ठीक है, प्राइड ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, सिंबल ऑफ लव भी बोला जाता है। तो एक एक करके देख लीजिएगा। नेशनल फ्रूट के बारे में आपको पता होगा, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, आपका आम है। फलों का राजा, भाई देखिए राजा कौन होता है, जो हर घर में हो। ठीक है, होता नहीं तो सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती है, आम की होती है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, फलों का राजा बोलते हैं। बाथरूम फल की बात आएगी। देखिए आप सेब खाते हो, केला खाते हो, तो खाने के बाद आप हाथ नहीं धुलते हो, लेकिन आम खाने के बाद इंसान हाथ जरूर धुलता है। धुलता है कि नहीं, बाथरूम में जाओगे हाथ धुलोगे। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, बाथरूम फल भी कहते हैं। और जानते ही हो प्राइड ऑफ गार्डन, तो गार्डन में गार्डन का मेन क्रॉप होता है, मेन फ्रूट क्रॉप होता है कौन, कौन आपका मैंगो। प्राइड ऑफ इंडिया, तो भाई अब जानते हो प्राइड ऑफ इंडिया इस वजह से क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा अगर पूरे विश्व की बात करेंगे, पूरे विश्व में आम की खेती, आम का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, अपने इंडिया में होता है। इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, प्राइड ऑफ इंडिया। सिंबल ऑफ लव, जानते ही हो जो चीज हर घर में आएगी, हर घर में हर आदमी खाएगा, आदमी उसको क्या करेगा, ज्यादा प्यार करेगा। तो सिंबल का इसको उपमा दी गई है क्या, कि लव का उपमा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2n की बात हुई, किसकी बात हुई, 2n की बात हुई। 2n कितना है, 40 है। लेकिन देखिएगा आम कैसा होता है, टेट्राप्लॉइड होता है। टेट्राप्लॉइड मतलब चतुर्थ गुणित होता है। चतुर्थ गुणित मतलब क्या हुआ, 4x। 4x बराबर कितना हुआ, 40। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10। तो x बराबर क्या होता है, बेसिक क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, तो अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बीएचयू में क्वेश्चन आया भी था कि आम में बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, तो आम में बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे, 10। और आम में टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, या अगर पूछा जाए आम में गुणसूत्र कितना होगा तो 40 होगा। लेकिन अगर बेसिक क्रोमोसोम नंबर की बात आएगी तो कितना होगा, वहां पे 10 होगा। ये चीज याद रखिएगा। और क्या पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कि आम में अगुणित क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, एक डिप्लॉइड होता है, एक हेप्लॉइड होता है। हेप्लॉइड की बात आएगी तो आम में हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 20। क्योंकि आप जानते हो 2n होता है, n प्लस n। एक n कहां से लिया गया, फीमेल से, दूसरा n कहां से लिया गया, मेल से। तो हेप्लॉइड मतलब किसी सिंगल स्पेसिस, मतलब सिंगल। ठीक है, तो चाहे वो फीमेल का हो चाहे वो मेल का हो। इसी वजह से हेप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 20। हेप्लॉइड अगुणित क्रोमोसोम नंबर 20। बेसिक क्रोमोसोम नंबर कितना होता है आपका, 10। और डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना होगा, 40 होगा। इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। बात आएगी, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ वन लाइनर है, इसको आप देख लीजिएगा। प्रतिवर्ष नई दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय आम महोत्सव मनाया जाता है।
मंथ में मनाया जाता है? आप इसको लिख लीजिएगा, जून के मंथ में इसको मनाया जाता है। ठीक, कहां पे मनाया जाता है? नई दिल्ली में आम का महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है। भारत में सर्वाधिक अचार किससे बनाया जाता है? कच्चे आम से। जानते हो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा अचार किसका बनाया जाता है? आम से। हर घर में आम का अचार बनता, आप देखे ही होंगे। लेकिन विश्व की बात आएगी तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया था, अगर विश्व की बात आएगी, विश्व में सबसे ज्यादा अचार किससे बनता है? खीरा। खीरा मतलब कुकुम्बर, जो कुकुरबिटेसी फैमिली का। आप एक बार शॉक्ड हो जाओगे, कुकुम्बर से? हाँ सर, विश्व में सबसे ज्यादा कुकुम्बर से बनाया जाता है। ठीक है। फलों में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आम में पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 4800 IU। IU मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है। तो सेकंड नंबर पे आपका क्या है? पपीता। तो पपीता में कितना पाया जाता है? 20 IU, मतलब 2020 IU। तो पपीता में सेकंड है और आम में फर्स्ट है। सबसे ज्यादा विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक। एक क्वेश्चन और बनता है कि आम के किस वेराइटी में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आप लिख लीजिएगा, मल्लिका में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मल्लिका में पाया जाता है। तो ये सब चीजें, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे हम किसकी? तो भैया एक एक चीज आप अच्छे से देखिएगा। जलवायु की बात करेंगे। जलवायु की मतलब आप समझते होंगे किस जलवायु का पौधा है। ठीक है। तो एक होता उष्ण जलवायु, एक होता उपोष्ण जलवायु, एक होता शीतोष्ण जलवायु। ठीक है। तो ऐसे करके सारी चीजें आप याद रखिएगा। एक ऐसा है उष्ण जलवायु का पौधा है। उष्ण जलवायु मतलब ट्रॉपिकल रीजन का पौधा है। किसका? ट्रॉपिकल। ठीक है। एक होता है ट्रॉपिकल, एक होता है सब ट्रॉपिकल, एक होता है टेम्परेट। ठीक है। और एक होता है एरिड एंड सेमी एरिड। ठीक है। तो ये सब चीजें आपको पढ़ना भी जरूरी है। ट्रॉपिकल मतलब आम हो जाता है। सब ट्रॉपिकल का मतलब ये हो गया जो फ्रूट बारिश से पहले आ जाए। बारिश कब होती है? जून में होती है कि नहीं? जून से पहले जो फ्रूट मार्केट में आ जाते हैं वही सब ट्रॉपिकल होते हैं। जैसे देखिए, लीची कब आता है? लीची आपका आ जाता है, कब आ जाता है लीची? लीची आपका आ जाता है मई में, आ जाता है अप्रैल मई में आ जाता है, मार्केट में आ जाता है नहीं? तो लीची हो गया आपका सब ट्रॉपिकल, आम हो गया आपका ट्रॉपिकल, टेम्परेट आप समझते होंगे आपका सेब हो गया। ठीक है। एरिड सेमी एरिड की बात करेंगे, खजूर हो गया, बेर हो गया, ये सब किसमें आते हैं? आपके एरिड में आते हैं। ठीक है। बाकी जब फ्रूट का क्लासिफिकेशन बताएंगे वहां पे सारी चीजें अच्छे से बताएंगे। ये चीजें आप समझ गए होंगे। यहाँ पे बात करेंगे किसकी? टेम्परेचर की बात करेंगे। किसकी? टेम्परेचर की। उचित तापमान, खेती के लिए उचित तापमान, ठीक है, कितना होना चाहिए? 24 से 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब चीजें नोट करते चलिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बात करेंगे मृदा की। तो मृदा की जब बात करेंगे तो जानते ही हो खेती के लिए मृदा कितनी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर खेती करनी है तो उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरत होगी? आपके पास मृदा होनी चाहिए। अगर मृदा नहीं है तो खेती कैसे करोगे? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे बलुई दोमट मृदा सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्या? बलुई दोमट मृदा सबसे बेस्ट मानी जाती है। एक चीज और याद रखिएगा, तो क्वेश्चन क्या बनता है कि आम की खेती किस मृदा में नहीं कर सकते हैं? तो आप लिख लीजिएगा, सैलाइन सॉइल में नहीं कर सकते हैं, एल्कलाइन सॉइल में नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और वाटर लॉक्ड कंडीशन, जहां पे पानी लगी रहती है, ठीक है, जल प्लावित मृदा में खेती नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ककरीली मृदा में खेती नहीं कर सकते हैं। ककरीली मृदा जानते हो ना, जहां पे कंकड़ पाए जाते हैं, जिस मृदा में, वहां पे क्या होगा? रूट का पेनिट्रेट अच्छे से होगा नहीं, रूट अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि वहां पे कंकड़ पाया जाएगा। जब रूट अंदर तक जाएगा नहीं तो जानते ही हो भाई, प्लांट अच्छे से विकास नहीं करेगा। तो ये सब चीजें आप याद रखिएगा। क्या? वाटर लॉक्ड कंडीशन, जल प्लावित क्षेत्र में आम की खेती नहीं कर सकते हो, सैलाइन मृदा में आम की खेती नहीं कर सकते हो, एल्कलाइन मृदा में आम की खेती नहीं कर सकते हो, या रॉकी टाइप के जो सॉइल होते हैं या कंकरीली मृदाएं जो होती है वहां पे भी आप आम की खेती नहीं कर सकते हो। बाकी एटलीस्ट सारी मृदाओं में आम की खेती कर सकते हो। उपयुक्त पीएच की बात आएगी तो पीएच कितना होना चाहिए? लगभग वही एवरेज न्यूट्रल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? न्यूट्रल। न्यूट्रल आप जानते हो, भी बताते हैं, 6.5 से 7.5 के आसपास होना चाहिए आम की खेती करने के लिए। तो पीएच से काफी क्वेश्चन बनते हैं। फादर आप पीएच कौन होते हैं? सोरेनसन। ठीक है। पीएच स्केल एक होता है, उस पे रीडिंग होती, नंबर होते हैं। नंबर कितने कितने होते हैं?
0 से 14 होते हैं, ठीक है। 0 से 7 क्या होता है, अम्लीय मृदा होता है, ठीक है। 7 से 14 क्या होता है, क्षारीय मृदा होती है, ठीक है, जिसको कहते हैं बेसिक सॉइल। और 7 क्या होता है, उदासीन, जिसको न्यूट्रल कहते हैं। बात समझिए, 0 से 7 अम्लीय, 7 से 14 क्षारीय, 7 क्या होता है, न्यूट्रल। ऐसे पूछ लिया जाएगा, जिस मृदा का पीएच 7 होगा वो मृदा होगी तो उदासीन होगी, ठीक है। जिस मृदा का पीएच 7 से कम होगा मृदा होगी अम्लीय। ये सब चीजें याद रखिएगा। देखिएगा, जब आप 7 से आगे जाते हो तो क्या पड़ता है, 8.5 पड़ता है कि नहीं, 8.5। 8.5 से ज्यादा अगर होगा तो कौन सी मृदा होगी, एल्कलाइन मृदा होगी। कौन सी मृदा होगी, एल्कलाइन मृदा या सोडिक सॉइल होगी। अगर देखिए 8.5 से कम है किसी भी सॉइल की पीएच, वो मृदा क्या कहलाएगी, क्षारीय मृदा कहलाएगी। क्या कहलाएगी, क्षारीय मृदा कहलाएगी। इतना आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन यहां से बनता है। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे प्रवर्धन विधि की। प्रवर्धन मतलब प्रोपोगेशन इंग्लिश में जिसको कहते हैं। अब कहोगे प्रोपोगेशन क्या होता है, देखिए प्रोपोगेशन का मतलब यही होता है कि अपने जैसा प्लांट बना देना। जैसे आम का पौधा है, उसके किसी पार्ट से अगर आप दूसरा आम का पौधा बना दे रहे हो, वही क्या कहलाती है, प्रोपोगेशन कहलाती है। तो प्रोपोगेशन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। क्या होता है, एक होता है सेक्सुअल, दूसरा क्या होता है, एसेक्सुअल। तो आप लिख लीजिएगा, इस पे 2-3 पॉइंट अच्छे होते हैं तो जो कि पूछा जाता है। एक होता है क्या, एसेक्सुअल, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल, ठीक है, लिख लीजिएगा। देखिए सेक्सुअल प्रोपोगेशन कहां पे करते हैं, सेक्सुअल प्रोपोगेशन किससे करते हैं, क्वेश्चन बनता है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन करते हैं सीड के द्वारा। किसके द्वारा, सीड के द्वारा। अगर क्वेश्चन बनता है किसी भी क्रॉप में अगर सीड से खेती कर रहे हैं तो उसमें कौन सा होगा, सेक्सुअल होगा तो एसेक्सुअल होगा, तो कौन सा होगा, सेक्सुअल होगा। अगर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से कर दे रहे हैं, वानस्पतिक भाग से कर दे रहे हैं, तो क्या होगा, एसेक्सुअल होगा। वानस्पतिक भाग क्या होता है, उसका लीफ होता है, उसका स्टेम होता है, उसका रूट होता है। क्या होता है, उसका रूट होता है। तो मेनली यही 3 होते हैं। अगर किसी भी पार्ट से कर रहे हो, वेजिटेटिव पार्ट से कर रहे हो एसेक्सुअल, अगर सीड से कर रहे हो तो क्या होगा, सेक्सुअल। तो आम में किससे करते हो, उसकी टहनियां काट के लगाते हो कि नहीं लगाते हो, तो आप समझ लो वेजिटेटिव हुआ कि नहीं हुआ, वानस्पतिक हुआ ना। तो इस वजह से आम में कौन सा प्रोपोगेशन होता है, एसेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं एक एक करके, ठीक है भैया। देखिए सारी चीजें लिखते चलिएगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि बड़ी क्रॉप है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन देने के लिए आपके लिए लाए हैं। और ऐसे आपको डेली वीडियो मिल भी रहा था, बीच में कुछ दिन का गैप हुआ, छोटा मोटा इशू था, तो ठीक है, थोड़ी व्यस्तता थी, लेकिन अब आपके बीच में आ गए हैं, अब रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे वेनियर विधि की, ठीक है। दूसरा इपिकोटाइल का, तीसरा ग्रेफ्टिंग का, ठीक है, सॉरी ये इसी का है, स्टोन ग्रेफ्टिंग। और लास्ट वाला क्या है, इनार्चिन और बीज, ठीक है। बीज वाला आप समझ सकते हो क्या होता है, बीज आदमी खाता है, डायरेक्ट उस बीज को लगा देता है, ये क्या हो गया, बीज के द्वारा। लेकिन ये कॉमन नहीं, बहुत ओल्ड मेथड है, ठीक है। इससे क्या होती है, अच्छी क्वालिटी का जनरेशन हमें नहीं मिल पाता है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका यूज बहुत कम करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक एक करके। वेनियर ग्रेफ्टिंग क्या होती है, देखिए एक साइन होता है, एक क्या होता है, रूट स्टॉक होता है। रूट स्टॉक का काम क्या होता है, जो जमीन से जुड़ा होता है वो क्या कहलाता है, रूट स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, रूट स्टॉक। जमीन से कौन जुड़ा होता है, उसका ट्रंक, उसका मेन स्टेम जुड़ा होता है कि नहीं, पौधा ऐसे ही होता है। अब जमीन से जो जुड़ा है इसी को क्या कहेंगे, रूट स्टॉक कहेंगे, ठीक है। एक होता है साइन, क्या होता है, एक होता है साइन जो कि वेजिटेटिव पार्ट, प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट, मान लीजिए कोई स्टेम का अपर पार्ट, इसको मैंने काट लिया, ठीक है। जो एरियल पार्ट में, जो हवा में रहता है, जो प्लांट का जो भाग, उसका कोई एक स्टेम मैंने काट लिया, वो क्या बोला जाता है, वो साइन बोला जाता है। और जो जमीन से अटैच रहता है उसको रूट स्टॉक बोला जाता है। अब साइन और रूट स्टॉक को आपस में अटैच कर दिया जाता है, आपस में मिला दिया जाता है, बाद में उसकी पेस्टिंग कर दी जाती है, वही क्या करता है, नया प्लांट बनाता है। यही होता है क्या नाम, आपका प्रोपोगेशन। अब देखिएगा, अब जो एक एक मेथड है, मैंने आपको पहले क्या बताया, वेनियर। वेनियर देखिए यहाँ फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हो। अब जमीन वाला
जो जमीन से अटैच है रूट स्टॉक। अब रूट स्टॉक से मान लीजिए था, इसमें क्या किया मैंने, तिरछा कट लगा दिया ऐसे, ठीक है। मान लीजिए कैसे लगाया, एक कट लगा दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे एक कट लगा दिया, कट लगा दी। मान लीजिए ये क्या है, मेन ट्रंक है, इसमें मैंने एक कट लगा दिए, देखिए कट यहाँ पे लगा है, ठीक है। अब किसी वेजिटेटिव पार्ट दूसरे प्लांट का, सेम प्लांट नहीं होगा, कोई दूसरा प्लांट होगा जो कि हवा में जो है उसका हम क्या कर लिए, साइन लाए, ठीक है। अब उस पे क्या किए, स्लाइस कट मार दिए, ठीक है। अब कट मारने के बाद क्या होगा, अब देखिए आम का ये जो मेन ट्रंक था उसमें बार्क होती, छाल होती नहीं, तो छाल थोड़ा हट जाएगा नहीं, उसी के बीच में जो ऊपर से अटैच कर रहे हैं जिसको साइन बोलते हैं, उसमें अटैच करके उसकी बैंडिंग कर देंगे, यही क्या होता है, वेनियर ग्रेफ्टिंग होती है। कहने का मतलब एक मेन ट्रंक होता है, उसमें साइन को तिरछा अटैच कर देते हैं, वही आपकी क्या हो जाती है, वेनियर ग्रेफ्टिंग, जो कि सबसे ज्यादा यूज करने वाली विधि है। पूछा जाता है कि आम में कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड कौन सा है, तो वेनियर ग्रेफ्टिंग है, ठीक है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए थोड़ा इनार्चिंग के बारे में। इनार्चिंग के बारे में क्या होता है, मान लीजिए आम का एक पौधा है, एक दूसरा पौधा है, ठीक है। दूसरा पौधा कहाँ लगाए, किसी गमले में लगा दिए, ठीक है, या किसी में भी लगा दिए हैं। क्या किया, वो फिक्स नहीं है। अब तक क्या था, रूट स्टॉक जमीन में फिक्स था। अब हमने क्या किया कि रूट स्टॉक को ही ले जाके हम साइन के पास अटैच कर दिए। देखिए जैसे इसमें दिख रहा है भाई, ये प्लांट, ये भी एक प्लांट है, ये भी एक प्लांट है, जो कि गमले में कर लिया गया, ठीक है। जो मेन प्लांट था उसकी एक स्टेम है, देखिए है कि नहीं। अब वो उसको मैंने काट के अलग नहीं किया, वो मेन स्टेम में लगा था, और साइन वाला समझ गए ना, साइन वाला कौन था, जो हवा में था। अब जो नीचे से ले गए थे रूट वाला, हम गमले सहित ले जाके उसके पास अटैच कर दिए। कहने का मतलब कि साइन भी प्लांट से अलग नहीं हुआ, और रूट स्टॉक तो पहले से ही क्या था, वो जमीन से, सॉइल से अटैच था। दोनों को हमने क्या किया, मिला दिया, यही क्या होती है, इनार्चिंग होती है। कहने का मतलब साइन हमारा प्लांट से अटैच है, और गमले के माध्यम से या किसी के माध्यम से हमने रूट स्टॉक उसके पास ले जाके अटैच कर दिया। देखिए जैसे इस फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा है, यही आपकी क्या हो जाती है, आपकी हो जाती है इनार्चिंग। तो पूछा जाता है इनार्चिंग मेथड सबसे ज्यादा कहां पे यूज किया जाता है, साउथ इंडिया में किया जाता है। कहां पे यूज किया जाता है, साउथ इंडिया में यूज किया जाता है। अब देख लीजिए यहाँ पे एक है आपका इपिकोटाइल। इपिकोटाइल बहुत पूछा जाता है। इपिकोटाइल मुख्यतः कहां पे यूज किया जाता है, महाराष्ट्र में यूज किया जाता है। कहां पे यूज किया जाता है, महाराष्ट्र में। आप लिख लीजिएगा, इपिकोटाइल का मतलब ये होता है, आप देखिए आम का सीड होता है, खाने के बाद 1 महीने के आसपास वो जर्मिनेट होने लगता है कि नहीं, तो उसमें ब्राउन कलर की पत्तियां निकलती हैं। आप अपने घर के आगे पीछे जब बारिश में आम खा के फेंकते हो, देखिए जब क्या होता है, वो जर्मिनेट होता है। बाद में आप उसको सीटी बजा निकालने के लिए उसको आप देसी विधि से, उससे क्या होता है, लोग सीटी बजाते हैं। तो ये सब चीजें आप छोटे में किए होंगे, तो ये चीजें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो आपका अमोला, जिसको गांव क्षेत्र में बोलते हैं, जो सीड जर्मिनेट हुआ, ठीक है, उसका प्लांट एकदम सॉफ्ट है और ग्रीनिश कलर का भी नहीं होता, थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का होता है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं, तो उसको अलग कर लेते हैं। क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। अलग किए तो मान लीजिए सीड है, इससे एक नया प्लांट निकल रहा है, ठीक। इसमें 4-5 लीफ होती है कि नहीं। लीफ वाले पार्ट को हम क्या किए, काट के अलग कर दिए। अब उसका थोड़ा स्टेम और नीचे उसका सीड लगा है कि नहीं। अब देखिएगा, मान लीजिए ये स्टेम हो गया, इस स्टेम में बीच में चीरा लगा देते हैं। ऐसे मान लीजिए स्टेम है, हम चीरा लगा के इसमें 2 पार्ट ऐसे बना दिए। कैसे, 2 पार्ट। ये तो हो गए रूट स्टॉक, क्योंकि जमीन से जुड़ा था ना। अब देखिएगा, फिर अब मैंने किसी दूसरे प्लांट से साइन लाया। साइन आप जानते हो कि किसी वेजिटेटिव पार्ट का पार्ट होता। फिर मैंने उसमें क्या किया, तिरछा कट लगाया, ठीक है। अब वो हमने क्या किया था, सीड वाले स्टेम से
बीच में चीरा लगा के ऐसे फैला दिया था। अब इसमें हम उस साइन को ऐसे अटैच कर देंगे। देखिएगा हमारी उंगली क्या हो गई, रूट स्टार्ट, ठीक है, और ये जो पेन है ये क्या हो गया आपका, ये हो गया साइन। अब ऐसे बीच में अटैच करके बेंडिंग कर देंगे तो नया प्लांट बन जाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल या स्टोन ग्राफ्टिंग बोलते हैं। सर कहां पे यूज किया जाता है, महाराष्ट्र में यूज किया जाता है। आपको इतनी बात समझ में आई होगी, अगर कोई दिक्कत आए तो आप मैसेज करिएगा, फिर आपको बताएंगे। लेकिन अब आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। और आपको सारी बात समझ में भी आ गई होगी, आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए भाई, आपने क्या किया, प्रोपोगेशन कर दिया कि नहीं। अब प्रोपोगेशन के बाद क्या होगा, उसकी रुपाई करोगे। रुपाई कब करते हो, जून जुलाई में करते हो। कब करते हो, जून जुलाई में करते हो, ठीक है। देखिएगा अब रुपाई करते टाइम आप गड्ढे बनाते हो कि नहीं। तो गड्ढे की साइज क्या होती है, 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा होता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ये सब चीजें आप जानते हो, ठीक है। पौधरोपण की दूरी जो होती है लगभग नॉर्मल की बात आएगी 10 गुणे 10 मीटर होती है। लेकिन अगर आम्रपाली की बात आ जाएगी, किसकी, आम्रपाली की बात आ जाएगी, अभी आगे सब बताऊंगा, तो इसका होता है 2.5 गुणे 2.5 मीटर। दशहरी की बात आएगी तो इसके लिए लिख लीजिएगा 3 गुणे 2.5 मीटर। तो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। आम्रपाली के लिए उपयुक्त दूरी कितना होता है, 2.5 गुणे 2.5 मीटर। और दशहरी के लिए कितना होता है, 3 गुणे 2.5 मीटर। और नॉर्मल कितना होता है, 10 गुणे 10 मीटर। इतना आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन यहीं पे और बनता है कि प्लांटों की संख्या, 1 हेक्टेयर में प्लांटों की संख्या कितनी होगी। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एक फार्मूला, एरिया अपॉन डिस्टेंस। क्या होता है, एरिया अपॉन डिस्टेंस। एरिया क्या होता है 1 हेक्टेयर, डिस्टेंस आपके सामने है। तो 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं कि नहीं। और नीचे क्या कर दो, 2.5 गुणे 2.5, 1 मीटर यहाँ होगा, 1 मीटर यहाँ होगा, मीटर स्क्वायर कट गया कि नहीं। गुणा भाग करोगे कितना आ जाएगा, 1600 प्लांट आ जाएगा। कहने का मतलब अगर आप आम्रपाली की रोपाई कर रहे हो तो लगभग 1600 प्लांट 1 हेक्टेयर में रोपाई हम करते हैं। तो प्लांट पॉपुलेशन निकालने का सिंपल सा एक मेथड है, क्या, एरिया अपॉन डिस्टेंस कर देना। एरिया कितना होता है 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। बाकी किसी भी प्लांट का डिस्टेंस आप करके गुणा भाग कर दोगे तो ऑटोमेटिक प्लांट पॉपुलेशन आ जाएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे डिस्टेंस जो होगा वो डिस्टेंस मीटर में आना चाहिए। अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना। अब जैसे सीरियल क्रॉप में, अब गेहूं की बात करोगे तो गेहूं में 22.5 गुणे लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर होता है। अब सेंटीमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए। नहीं आएगा तो सर आपका गलत हो जाएगा। कहीं भी मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लिखा है तो मीटर की बात करोगे तो 10/100 कर देना तो मीटर में आ जाएगा, ठीक है। कहीं भी जो भी सेंटीमीटर में होगा उसका बटे 100 कर देना तो मीटर में आ जाएगा। ये भी आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। प्रूनिंग का टाइम क्या होता है, प्रूनिंग का टाइम देखिए, ठीक है। प्रूनिंग का टाइम क्या होता है, अगस्त से सितंबर। ट्रेनिंग की विधि कौन सी होती, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम होती है। आम में पुष्पन का समय क्या होगा, फरवरी मार्च, ठीक है। आम में फलन का समय क्या होगा, मई जून या मई से जुलाई। तो यहाँ पे सब चीजें समझने वाली बात है। देखिए एक यहाँ पे टर्म है प्रूनिंग, दूसरा टर्म है क्या है, ट्रेनिंग। तो पहले आप समझिए ट्रेनिंग और प्रूनिंग होती क्या है। देखिए आप जाते हो नाऊ के पास बाल कटाने के लिए, ठीक है, बाल कटाने के लिए जाते हो नहीं, तो एक बार आप कहते हो बढ़िया से सेट करिएगा, ठीक है, स्मार्ट दिखने के लिए, ठीक है, क्या, स्मार्ट दिखने के लिए। तो वहां पे आप क्या करते हो, बाल की कटिंग करवाते हो ना कि बाल की मुंडन करवा देते हो, मतलब अपने सर का मुंडन करवा देते हो। मुंडन कब करवाते हो, जब आप सोचते हो थोड़ी हमारे बाल की क्वालिटी अच्छी हो जाए, भाई बाल मेरे सफेद हो रहे हैं या कोई बात हो रही है, अगर आप सोच रहे हो बाल की क्वालिटी मेरी अच्छी हो तो आप क्या करोगे, उसका मुंडन करवा दोगे, ठीक है। लेकिन स्मार्ट दिखने के लिए आप क्या करोगे, उसकी कटिंग करवाओगे नहीं। तो यहीं पे यहाँ पे कटाई और छटाई दो टर्म आता है। क्या आता है, जैसे ये क्या हो जाता है कटाई, ये क्या हो जाता है छटाई। स्मार्ट दिखने के लिए आप क्या करते हो, बाल की छटाई करते हो कि बाल की कटाई कर देते हो, छटाई करते हो ना भैया, बढ़िया से ये चीज एकदम छटाई कर दो कि एकदम सेट से दिखे। तो वही चीज हुआ, क्रॉप कैनोपी मेंटेन करने के लिए, सच्चा धज्जा मेंटेन करने के लिए, देखने में अच्छा लगने के लिए क्या किया जाता है,
ट्रेनिंग किया जाता है। अगर उसकी क्वालिटी, किसकी क्वालिटी, फ्रूट की क्वालिटी को इंप्रूव करना, क्या किया जाता, प्रूनिंग की जाती। क्या की जाती, प्रूनिंग। तो आप समझ जाइएगा, अगर किसी भी फ्रूट की क्वालिटी बढ़ानी है तो वहां पे आप क्या करोगे, प्रूनिंग करोगे। अगर उसकी सज्जा धज्जा बढ़ानी है, उसका आकार मेंटेन करना है, ठीक है, उसकी साइज मेंटेन करनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रूनिंग मैंने आपको बता दिया। प्रूनिंग लगभग 4 से 5 साल में एक बार करते हैं, हर साल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो कि हर साल करेंगे तो फिर फ्रूटिंग वाली प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो प्रूनिंग आप 4 से 5 साल में एक बार करते हैं। प्रूनिंग करते हैं क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए, गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, और ट्रेनिंग करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, जो हमारे लिए एडवांटेज नहीं है। भाई बहुत सारे सूट ऐसे भी प्लांट में होते हैं जो प्रोडक्टिव नहीं होते, जो कि प्रोडक्शन नहीं देते, उनको हम काट के अलग कर देते हैं। यही हमारी क्या होती है, ट्रेनिंग होती है। तो पूछा जाता है ट्रेनिंग का कौन सा मेथड है जो सबसे अच्छा होता है, यहाँ पे मॉडिफाइड लीडर सिस्टम। अब कहोगे मॉडिफाइड लीडर सिस्टम क्या होता है, तो भैया देखिए ट्रेनिंग प्रूनिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है, कभी मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए एक होता है ओपन लीडर सिस्टम। क्या होता है, एक होता है ओपन लीडर सिस्टम। तो ये चीजें आप बढ़िया से समझिएगा, ओपन लीडर सिस्टम किसको कहेंगे, ठीक है, या ओपन, ठीक है, ओपन सेंटर बोलते हैं, क्या, ओपन। ठीक है, ओपन की बात करेंगे, ओपन सेंटर सिस्टम की बात करेंगे। ओपन मतलब उसका ओपन सेंटर, सेंटर पूरा ओपन है। जैसे मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, तो प्लांट का ये वाला सेंटर, ये यही तो सेंटर तो यही है ना, ये पूरा क्या होता, ओपन होता। तो आम के प्लांट को कुछ इस टाइप में कर देते हैं, ठीक है, आम के प्लांट को नहीं, जिसमें ओपन सेंटर सिस्टम होता है। ठीक है, ओपन सेंटर सिस्टम जिसमें होगा, ऐसे इसके सेंटर को क्या कर दे रहे हैं, ओपन कर दे रहे हैं। एक होता है सेंट्रल लीडर सिस्टम। क्या होता है, सेंट्रल लीडर सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे कि सेंट्रल लीडर सिस्टम, मतलब सेंट्रल लीडर सिस्टम का मतलब ये होता, मान लीजिए प्लांट है तो इसमें इस टाइप के कुछ प्रूनिंग की जाती है, मतलब ऊपर वाला सबसे छोटा, उसके नीचे उससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, कुछ इस टाइप के कर दिए जाते हैं। किसमें, आपके अगर जिस टाइप के फ्रूट में सेंट्रल लीडर सिस्टम करते हैं तो इस टाइप के करते हैं, और अगर ओपन सेंटर सिस्टम से करते हैं इस टाइप के करते हैं। लेकिन यहां पे देखिए मॉडिफाइड लीडर सिस्टम, ठीक है, अब ओपन और सेंट्रल को मिलाकर एक विध बना दी गई, उस विध का क्या नाम था, मॉडिफाइड लीडर सिस्टम नाम था। अब देखिएगा एक एक करके, इसमें क्या कर दिया गया, इसमें जो कर दिया गया, दोनों को कॉमन कर दिया गया। इसमें एक था सेंट्रल, एक था ओपन, दोनों को कॉमन। सेंट्रल में क्या किया गया था, मतलब ऊपर वाला सबसे छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ठीक है। ओपन लीडर में क्या किया गया था, ओपन पूरा लीडर कर दिया, मतलब बीच वाला खाली कर दिया गया था। लेकिन मॉडिफाइड लीडर सिस्टम में क्या किया गया, कुछ इस टाइप के कर दिया गया, ऐसे करके बराबर, मतलब ना ज्यादा इसमें ओपन था, ना ज्यादा इसमें कोई लीडर था, ठीक है। बाकी इसको अच्छे से हम बताएंगे जब ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग चलेगा, ठीक है, वहां पे ये सब चीजें बताएंगे। पुष्पन की बात आएगी, पुष्प निकलना कब स्टार्ट होता है, फरवरी मार्च में होता है। कब होता है, फरवरी मार्च में होता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, आप लिख लीजिएगा। तो आम में किस टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, कितने टाइप के, 2 टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं। कौन कौन से, मेल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। बाइसेक्सुअल फ्लावर को हर्माफ्रोडाइट फ्लावर भी कहते हैं, परफेक्ट फ्लावर भी कहते हैं। तो आम के पौधे में मेल फ्लावर अलग से नहीं पाया जाता है, ठीक है। पाया जाएगा तो मेल और फीमेल एक साथ पाया जाएगा, नहीं तो नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब आप समझिएगा, तो जहां पे मेल और फीमेल एक साथ रहते हैं तो उसको परफेक्ट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं नहीं। अब देखिएगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता है, जब बाइसेक्सुअल फ्लावर पाया जा रहा है तो यहाँ पे कौन सा पॉलिनेशन होना चाहिए था, सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए था। लेकिन आप पढ़ते हो कि आम में कौन सा पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ये तो बात गलत हो गई कि नहीं, अभी तक तो आपने यही पढ़ा था, जहां पे बाइसेक्सुअल फ्लावर पाए जाते हैं, द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, वहां पे क्या होता है, वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण होता है। लेकिन यहाँ पे यार बाइसेक्सुअल फ्लावर पाने के बावजूद भी क्या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो रहा, तो समझिएगा क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि आप जानते हो
फ्रूट किस पे लगते हैं, फीमेल फ्लावर पे लगते हैं, फीमेल और मेल एक साथ पाया जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में मेल और फीमेल एक साथ पाए जा रहे हैं, ये मेल फ्लावर अपने फीमेल फ्लावर को फर्टाइल नहीं करता है, या आप ऐसा कह सकते हो ये फीमेल फ्लावर अपने मेल फ्लावर से फर्टाइल नहीं होती है, ठीक है। लेकिन वो मेल फ्लावर दूसरे फीमेल को कर सकता है, ये फीमेल अपने को नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मेल फ्लावर अपने फीमेल को फर्टाइल नहीं करता है, लेकिन किसी दूसरे फीमेल को करेगा। अब कहोगे दूसरा फीमेल कहां मिलेगा? अरे सर, आम के पौधे पे एक ही तो फ्लावर नहीं होगा, बहुत सारे फ्लावर होते हैं कि नहीं। अब मान लीजिए कि बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे है, बाइसेक्सुअल फ्लावर यहाँ पे है, तो ये फीमेल अपने मेल से ना फर्टाइल होके किसी दूसरे मेल से फर्टाइल होती है, ठीक है। जब दूसरे मेल से होगी तो आप समझ सकते हो तो उसमें परपरागण होगा कि नहीं होगा? परपरागण होगा, आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन बनता है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वही चीज पूछा जाता है कि भैया आम में क्या ऐसा हो जा रहा है कि जिसकी वजह से स्वपरागण नहीं हो रही। तो आप लिख लीजिएगा, जो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर साथ होने के बावजूद भी एक दूसरे से पोलिनेशन नहीं करते, फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, उसका रीजन है सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी पाई जाती है। क्या? सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, स्व अनिश्चितता पाई जाती है। इसी वजह से आम में क्या होता है? परपरागण होता है, ठीक है। जो कि मेल अपने फीमेल को फर्टाइल ना करके किसी बाहरी फीमेल को फर्टाइल करता है, लेकिन अपने को नहीं करेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। और क्या पूछा जाता है? जो इसका इन्फ्लोरोसेंस होता, आम का इन्फ्लोरोसेंस, कहोगे इन्फ्लोरोसेंस क्या होता? किसी भी प्लांट का फ्लावरिंग पोर्शन क्या होता है? इन्फ्लोरोसेंस होता। इनके इन्फ्लोरोसेंस में कितने फ्लावर होते हैं? लिख लीजिएगा, 1000 से 6000 फ्लावर होते हैं, ठीक है। कितने? 1000 से 6000 फ्लावर होते हैं। इस फ्लावर पर कितने परसेंट फ्रूट सेट होते हैं? तो लिख लीजिएगा 0.1% फ्लावर पर फल लगते हैं, ठीक है। जितना फूल लगेगा उसी फूल पर फल लगता है ना, आप ये जानते हो। लेकिन जो आम में फूल लगते हैं उसका 0.1% बस फ्लावर 0.1% फ्रूट या फल लगता है। समझ गए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। चलिए, इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन और बनता है कि आम में जो पॉलिनेशन, परागण हो रहा है, किसके द्वारा होता है? तो लिख लीजिएगा, हनी बी के द्वारा होता है। हनी बी मतलब मधुमक्खी के द्वारा होता है, पॉलिनेटर एजेंट जिसको बोलते हैं। तो इतने सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। और पूछा जाता है, जो आम में फ्रूटिंग होती है या आम में फल लगता है या आम में फ्लावरिंग होती है, किस सीजन या किस स्टेम पर निकलते हैं? तो ओल्ड सीजन वाले पे निकलते हैं, क्योंकि आप जानते हो आम में एक साल फल लगता है, दूसरे साल नहीं लगेगा। दूसरे साल क्या होता है? उसमें नई पत्तियां आती है कि नहीं? अब वही नई पत्तियां जब अगले साल पुरानी हो जाएगी तो ओल्ड हो जाएगी कि नहीं? तो ओल्ड सीजन ग्रोथ पर फ्रूट सेट होते हैं या फ्लावर लगते हैं। समझ गए होंगे? ये सब क्वेश्चन सर बनता है, ये सब चीजें आपको ध्यान देने की जरूरत है। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, एक एक करके देखते हैं। इतनी बात आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए, आम में फलन का समय आप जानते हो मई से जून, तो मोस्टली यही होता है, ठीक है। और देखिए, जो फ्लावरिंग टाइम यहाँ पे हो रही है, पुष्पन, ठीक है, फरवरी मार्च, तो इसका पूछा जाता फ्लावरिंग पीरियड, पुष्पावस्था की अवधि कितनी होती है? 2 से 3 सप्ताह होती है। कितना? 2 से 3 सप्ताह, मतलब 2 से 3 सप्ताह में फ्लावर निकलते हैं लगभग। कितना समझ गया ना? 2 से 3, 15 से 20 दिन में टोटल फ्लावर निकल आएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं सर। इतनी सारी चीजें हो गई, आपको सारी चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक एक करके आप लिख लीजिएगा। जो भी दिक्कत हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर आप जानते हो, कॉलिंग नंबर जानते हो, आप उस पर संपर्क करिए, आपको सारी मदद की जाएगी, ठीक है। आप बेहिचक, आप एक बार नहीं 4 बार फोन करिए, 4 बार पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, सारा सलूशन यहाँ से आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। अब बात
करेंगे कुछ किस्में हैं, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगेती, आम की अगेती किस्में, आम की मध्यम किस्में, आम की पछेती किस्में, ये आपका याद करने वाली चीजें हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो चीजें हम आपको बता देंगे। ठीक है, अभी लास्ट में एक एक वैरायटी के बारे में सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस आप ये वैरायटी याद रखिएगा। ठीक है, अभी ये भी बता देंगे कौन कौन सी वैरायटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए एक होता है नियमित फल देने वाली, नियमित फल देने वाली, एक होता है अनियमित फल देने वाली। आप वैसे जानते हो आम में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी पाई जाती है, इसी चीज की कि लगातार वो फल नहीं देती है। ठीक है, एक साल फल देती है, एक साल नहीं। अल्टरनेट बियरिंग, रेगुलर बियरिंग नहीं होते, अल्टरनेट बियरिंग होते हैं। ठीक है, आम में कम प्रोडक्शन होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। अगर बात आएगी किसका एरिया सबसे ज्यादा है, किस फ्रूट क्रॉप का एरिया सबसे ज्यादा है, किसका है आपका आम का, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा किसका होता है, केला का होता है। प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता किस फ्रूट क्रॉप की सबसे ज्यादा होती है, पपीता की होती है। ये तीनों क्वेश्चन आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब सर आप याद रखिएगा। तो एरिया तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वही है ना, एक साल फल देती दूसरे साल नहीं देती है, तो इस वजह से इसका प्रोडक्शन कम है। तो अनियमित मतलब एक साल देती है, एक साल नहीं देती, ये हो गई, और लगातार जो देती है ये हो गई नियमित। ठीक है, फलन वाली किस्में। तो अभी हम आपको बताएंगे अगर आपको नियमित फल लेना है तो कौन सा केमिकल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो उस केमिकल का यूज करके आप नियमित फलन ले सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, एक इंसेक्ट लगता है, एक फंगस लगता है, जिसको बीमारी बोलते हैं नहीं। देखिएगा फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब ये होता है भैया ना वहां पे कोई फंगस काम किया, ना बैक्टीरिया काम किया, ना वायरस काम किया, ना कोई इंसेक्ट पेस्ट काम किया, वहां पे जो लॉस हुआ है इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से हो रहा, हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। ठीक है, या सीएन रेशियो की वजह से हो गया, या न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। अगर इस सब चीजों से किसी चीज में कोई कमी आ रही है, वो कमी क्या कहलाती है, फिजियोलॉजिकल कमी कहलाती है, या फिजियोलॉजिकल लॉस कहलाती है। ठीक है, अब देखिए फिजियोलॉजिकल लॉस या कारकी विकार, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका, आपका ब्लैक टिप। फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, ब्लैक टिप। आप अपने गांव में भी देखे होंगे, क्या देखे हैं कि ब्लैक टिप देखे होंगे। उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है, देखिए जैसे है, देखिए इसके नीचे वाला पोर्शन ब्लैकिश हो जाता है कि नहीं, बहुत प्रॉब्लम आती है। तो पूछा जाता है कि आम में ब्लैक टिप क्यों होता है, फिगर के माध्यम से बहुत अच्छा आपको दिख रहा होगा। तो सबसे जो जरूरी है इसमें याद करने वाली चीज ये है, जैसे ईंट का भट्ठा होता है, ये प्रॉब्लम उसी एरिया में पाई जाती है जहां पे ईंट के भट्ठे ज्यादा होते हैं। ईंट के भट्टे से क्या निकलता, धुआं निकलता, धुआं में क्या पाई जाती, गैसेस पाई जाती। कौन कौन सी गैस पाई जाती, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती, सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इथिलीन गैसेस, ये सब गैसेस इसमें पाई जाती हैं। ये गैसेस क्या करती हैं, हमारे फ्रूट को इफेक्ट पहुंचा देती हैं, और फ्रूट में कौन सा विकार आ जाता है, यही आ जाता है, वहां पे काले काले धब्बे पड़ जाते हैं सर। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि ईंट के भट्टे भी नहीं है, धुएं भी नहीं आ रहे, तभी ये समस्या आ गई। अगर तब समस्या आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे सॉइल में कोई ना कोई कमी थी। वहां पे किसकी कमी थी, बोरान की कमी थी। ये भी आप याद रखिएगा, अगर किसी न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी की वजह से ब्लैक टिप आ रही है तो वो न्यूट्रिएंट कौन सा होगा, बोरान। बाकी ईंट के भट्टे से जो धुएं निकलते हैं, धुएं में गैस पाई जाती है, इसकी वजह से ये विकार आता है। अब भाई अगर आपको इसको कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए आप क्या करोगे, तो पहला नंबर, अगर ईंट के भट्टे को धुएं से हो रहा, ईंट का भट्टे से दूर करो अपना गार्डन। ठीक है, तो माना जाता है लगभग 1 किलोमीटर 800 से 1000 मीटर की दूरी पर हम अपने बगीचों को स्थापित करेंगे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए बोरान की कमी है तो बोरान की कमी को दूर करने के लिए हम बोरेक्स या बोरिक एसिड का क्या करते हैं, पड़ी छिड़काव कर देते हैं। उससे क्या है कि हमारी फसल बच जाती है, उससे ब्लैक टिप विकार से हम बच सकते हैं। तो आपको इतनी सारी चीजें करनी पड़ेगी, तो ये सब चीजें आप समझ लीजिएगा, यही है बहुत डेंजरस फिजियोलॉजिकल डिजायर है, इसकी वजह से बहुत सारी लॉस होती है। चलिए आगे देखते हैं।
यहां पे सर आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अब दूसरा बात आती है किसका, लीफ स्कॉर्च की बात आती है। किसकी बात आती है, लीफ स्कॉर्च की बात आती है। लीफ स्कॉर्च जो होते हैं, देख रहे होंगे यहाँ पे एक फिगर, पत्तियां झुलस जाती हैं, ठीक है, झुलसी झुलसी लगती हैं। आप कभी कभी देखे होंगे जहां पे आपका बगीचा होता है वहां पे आग उग लग जाती, पत्तियां झुलस जाती हैं, तो इसी टाइप की हो जाती है। लेकिन यहाँ पे किसी चीज की कमी और अधिकता की वजह से ऐसा होता है, पोटेशियम की कमी से, और कहीं कहीं आपको मिलता है क्लोराइड की अधिकता से। तो भी सर आप गलत मत मानिएगा, लिख लीजिएगा क्या, क्लोराइड की अधिकता से भी लीफ स्कॉर्चिंग हो जाती है, और मेनली लेकिन होता है यही पोटेशियम की कमी से। ये सब चीजें आप अच्छे से याद करिएगा, जैसे कि कहीं पे आपकी गलत ना आए, ठीक है। एक एक करके हम देखते हैं, इतना सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या लिखा है, इंटरनल निक्रोसिस, जिसको आंतरिक ऊतक है। देखिए ये आपका आम का जो पल्प होता है, जो गूदा होता है, आप देखिए यहाँ पे इसके टिश्यू कैसे डैमेज हो गए हैं, इसी को क्या कहते हैं, इंटरनल निक्रोसिस। ये किसकी वजह से होती है, बोरान की कमी से होती है। किसकी वजह से होती है, बोरान की कमी से होती है, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और देखिए एकांतरण फलन, जिसको अल्टरनेट बियरिंग जिसको कहते हैं, आप लिख लीजिएगा क्या, एकांतरण फलन, अल्टरनेट बियरिंग। तो आम में सबसे ज्यादा समस्या इसी की पाई जाती है, तभी आम का प्रोडक्शन बहुत कम है। अगर अल्टरनेट बियरिंग की बात करेंगे तो ठीक है, तो मेजर प्रॉब्लम होती है आम में। क्यों होती है आप लिख लीजिएगा, जेनेटिक प्रॉब्लम कोई हो सकता, आम में क्या कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से अल्टरनेट बियरिंग होती है। और लिख लीजिएगा हार्मोन चेंज की वजह से, ठीक है, एबनॉर्मल हार्मोन की वजह से। कभी कभी आप देखते होंगे कि जैसे एक लड़की है, आप कभी कभी देखे होंगे भाई, जैसे हमारे क्या है, वेयर आते हैं, गाड़ियां आती हैं, लेकिन लड़कियों देखिए नहीं आती। लेकिन कभी कभी आप कहीं एक आध लड़की ऐसे देखे होंगे जिनके यहाँ पे रोए ठीक ठाक दिख जाते हैं। तो क्या इसका मतलब क्या हुआ कि वो हार्मोन्स का डिसबैलेंस हुआ है। तो ऐसे आम के प्लांट में अगर हार्मोन्स का डिसबैलेंस होता है तो उसकी वजह से क्या लगातार वो फल नहीं दे पाते हैं, एक साल देते हैं दूसरे साल नहीं देते, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और क्या, जैसे आप जानते हो सीएन रेशियो क्या होता है, बहुत जरूरी है खेती करने के लिए। सीएन रेशियो आप पढ़ते उड़ते हो, अगर सीएन रेशियो मेंटेन नहीं है सॉइल की तो इसकी वजह से भी क्या आ जाता है, एकांतरण फलन आ जाता है, ठीक है। और क्या होता है कि आप जानते हो कभी अगर क्लाइमेटिक चेंज आ जाए, क्लाइमेटिक चेंज मतलब जानते ही हो उष्ण जलवायु का पौधा है, उष्ण जलवायु में क्या होता है, लास्ट में बारिश होती है, अब वहां बारिश ना हो, ठीक है, जैसा क्लाइमेट आम के लिए चाहिए, टेम्परेचर कितना चाहिए 24 से 28 के आसपास। अब किसी कारणवश टेम्परेचर और ज्यादा हो जाए, बारिश ही ना हो, खूब धूप निकले, तो अगर क्लाइमेटिक चेंज होगा तो भी क्या होगा, पुष्पन होगा नहीं, तो पुष्पन नहीं होगा, फ्रूटिंग नहीं होगी, प्रोडक्शन कहां से होगा, तो इसी वजह से एकांतरण फलन होता है। सबसे ज्यादा ये समस्या किस वैरायटी में पाई जाती है, तो आप लिख लीजिएगा अल्फांसो में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, अल्फांसो में पाई जाती है। इसको दूर करने के लिए क्या चीज यूज करते हैं, आप लिख लीजिएगा सॉइल एप्लीकेशन, सॉइल में मिला देते हैं, लिख लीजिएगा पैक्लोब्यूट्राजोल, इसी को क्या कहते हैं, काल्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, काल्टर। लगभग 10 ग्राम, कितना, 10 ग्राम पर प्लांट सॉइल में इसको मिला देते हैं। इसकी वजह से क्या नाम, रेगुलर फल आने लगते हैं, काल्टर या पैक्लोब्यूट्राजोल। तो आप लिख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नीचे एक लिखा है स्पॉन्जी टिश्यू बहुत पूछा जाता है। तो पूछा जाता है स्पॉन्जी टिश्यू किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो लिख लीजिएगा अल्फांसो में सबसे ज्यादा होता है। किसमें होता है, अल्फांसो में सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है स्पॉन्जी टिश्यू, आप देख लीजिएगा, अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण होता है। किसकी वजह से होता है, अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण ये बीमारी होती है। किस बीमारी में सबसे ज्यादा, किस वैरायटी में सबसे ज्यादा लगता है, अल्फांसो में सबसे ज्यादा लगता है। और किस वैरायटी में नहीं लगता, आप लिख लीजिएगा रत्ना। किसमें नहीं लगता है, रत्ना में नहीं लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं।
देखिए अब बात करेंगे किसकी, बीमारी की बात करेंगे। ठीक है, बीमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी एक एक चीजें हम इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू आप फिगर से माध्यम से देख रहे होंगे, व्हाइट कलर के पाउडर इसके लीफ पे लेयर बना लेते हैं, उसके स्टोमेटा जो होते हैं वो एकदम उसको बंद कर लेते हैं। जब वहां पे ट्रांसपायरेशन नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे प्लांट हमारा क्या होगा, डिस्टर्ब होने लगेगा। देख रहे हैं इसके पत्तियों पर ना एकदम व्हाइट कलर के चादर जैसी संरचना बन जाती है, इसी को क्या बोलते हैं, पाउडरी मिल्ड्यू बोलते हैं। ये किससे होता है, कवक के द्वारा होता है। किससे होता है, कवक के द्वारा होता है। उस कवक का नाम क्या है, ओडियम मैंगीफेरी है। क्या नाम है, ओडियम मैंगीफेरी है। तो इस चीज को आप समझ जाइएगा, इसका क्या नाम है, ओडियम मैंगीफेरी है। ठीक है, देखिए और अगर रोकथाम की बात करेंगे तो प्रतिरोधी किस्म लगा देते हैं। कौन सी वैरायटी है वो, लाल सिंदूरी में पाउडरी मिल्ड्यू वैरायटी, लाल सिंदूरी में पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी नहीं लगती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पूछा जाता है कि जो ये बीमारी है, ठीक है, जो ये बीमारी है किस स्टेज पर सबसे ज्यादा हानिकारक पहुंचाती है, तो फ्लावरिंग स्टेज पर इसका प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। किसका, इस बीमारी का होता है। ठीक है, तो पूछा जाता है कि आम की सबसे डेंजर बीमारी कौन सी होती है, तो यही होती है। अब एक बीमारी का नाम और लेते हैं हम, दूसरा बीमारी कौन सा है, देखिए दूसरे एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज की बात आएगी तो भी कवक के द्वारा लगता है, कोलेक्ट्रोट्राइटम। ठीक है, तो आप ये सब चीजें एक एक करके याद रख लीजिएगा। तो ठीक है, यह रोग अधिक आर्द्रता और अधिक तापमान की वजह से लगता है। देखिए आर्द्रता और तापमान, जब रेनफॉल ज्यादा होगी तभी आर्द्रता बढ़ेगी, आप जानते ही हो। अगर तापमान भी ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए कल्टीवेशन के लिए, 24 to 28 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर बारिश नहीं होगी तो तापमान ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर बारिश हो गई ज्यादा तो ह्यूमिडिटी भी ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक एवरेज रेनफॉल होनी चाहिए, जितना होना चाहिए। ज्यादा होगी तो भी दिक्कत, नहीं होगी तो भी दिक्कत। तो इस वजह से इसमें एंथ्रेक्नोज लगता है। ये बीमारी मोस्टली किस टाइप के फ्रूट को डिस्टर्ब करती है, ये डिस्टर्ब करती है जैसे स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज जो भंडारण के लिए करते हैं कल्टीवेशन, भंडारण में इसका प्रकोप सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए यह आम की नीलम किस्में सर्वाधिक लगती है, जो नीलम वैरायटी होती है उसमें सबसे ज्यादा लगती है, और एडवर्ड किस्म में यह बीमारी नहीं लगती है। देखिए आप देख रहे होंगे फिगर के माध्यम से, फिगर के माध्यम से आपको सारी चीजें दिख रही होगी। जब आप आम मार्केट में खरीदने जाते हो तो इस टाइप के आम दिखते हैं, ऐसे स्पॉटे स्पॉटे, उसके जो सेल होते हैं उस पे ये सब चीजें पाई जाती हैं। तो ये सब चीजें थी जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए मैंगो मॉल फॉर्मेशन। तो मैंगो मॉल फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे भी क्या होते हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। तो ये दो अवस्था पे लगता है, एक वेजिटेटिव मॉल फॉर्मेशन होता है, एक फ्लोरल मॉल फॉर्मेशन होता है। आप लिख लीजिएगा, एक वेजिटेटिव होता है, क्या होता है, वेजिटेटिव होता है, लिख लीजिएगा क्या होता है, वेजिटेटिव एक दूसरा क्या होता है, फ्लोरल होता है। देखिए वेजिटेटिव जो मैंगो मॉल फॉर्मेशन होता है कब लगता है, नर्सरी स्टेज में लगता है, जब वो वेजिटेटिव ग्रोथ करता है तभी ये लगेगा। ठीक है, और फ्लोरल मैंगो मॉल फॉर्मेशन क्या होता है, ये रिप्रोडक्टिव स्टेज पे लगता है, जब ये फ्रूटिंग रूटिंग देने की कंडीशन में आ जाती है, कमर्शियल वे में ये प्लांट आ जाता है, तब जाके ये लगेगा। तो पूछा जाता है कि दोनों में सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सा होता है, भैया कौन सा होता है, फ्रोलर होता है। ठीक है, फ्रोलर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, अब भाई आप 5 साल 8 साल प्लांट को तैयार किए, अब 8 साल बाद वो फूल क्या देना चाहिए उसको, फल। अब वहां पे अगर फ्लोरल मैंगो मॉल फॉर्मेशन लग जाएगा तब तो भाई कितना लॉस होगा। स्टार्टिंग में आज हमने रोपाई किया, 1 साल बाद लग जाएगा तो हमारा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ है या ज्यादा लॉस मेरा नहीं हुआ है, तो हम दोबारा दूसरी क्रॉप की प्लांटिंग करके प्रोडक्शन ले सकते हैं नहीं। तो इस वजह से भाई देखिए दोनों से प्लांट को इफेक्ट पहुंचता है। लेकिन अगर बात आएगी दोनों में सबसे ज्यादा कौन होता है, तो कौन होता है, आपका फ्लोरल वाला होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव स्टेज पे लगती है, या जब एक प्लांट पूरा फ्रूटिंग देने लगता है उस टाइम लगता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, लीफ का डेवलपमेंट रुक जाता है। इसमें ना
छोटे छोटे लीफ निकलते, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, ऐसे छोटे छोटे लीफ निकल के प्लांट सूख जाते हैं। ठीक है, यही चीज होती है। और सबसे पहले देखा कहाँ गया था? दरभंगा बिहार में देखा गया था। ठीक है, कब देखा गया था? 1891 में देखा गया था। किसके द्वारा देखा गया था? मैरीज के द्वारा देखा गया था। किसके द्वारा? मैरीज के द्वारा देखा गया था। ये सब चीजें आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सर एक एक चीजें अब बात करेंगे कि किस वैरायटी में सबसे ज्यादा ये बीमारी लगती है। तो किस वैरायटी में? बॉम्बे ग्रीन वैरायटी में सबसे ज्यादा ये बीमारी लगती है। और किस वैरायटी में ये बीमारी नहीं लगती है? तो आप लिख लीजिएगा, ऑलिव, इलायची, बहादुर, इस टाइप के वैरायटी में ये बीमारी नहीं लगती है। कौन? मैंगो मालफॉर्मेशन है, 2 टाइप का होता है, दोनों मैंने आपको बता दिया। चलिए सर आगे चलते हैं। आगे क्या है? इंसेक्ट पेस्ट। बस आप 2 इंसेक्ट पेस्ट याद रखिए, एक मिलीबग होता है, एक फ्रूट फ्लाई होता है। मिलीबग का कंट्रोल कैसे करते हैं? टिलेज करके करते हैं। कैसे करेंगे? टिलेज कर देंगे तो इसका कंट्रोल हो जाएगा। फल मक्खी, वेक्टोसेरा, ठीक है, डॉर्सैलिस और ड्रोसिया मैंगीफेरा, ये चीजें आप याद कर लीजिएगा, तो इससे आपकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। ठीक है, इतना चीजें आपको याद रखना है। तो पूछा जाता है जो फल मक्खी होता है और मिलीबग होता है, दोनों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये चीजें आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये सब चीजें भाई आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन और हम आपको दे रहे हैं, इसको याद करिएगा। जैसे फूल लगने के 90 से 110 दिन बाद फल की तुड़ाई कर देते हैं। आम को परिपक्व होने पर प्राकृतिक बैग्स, आप देखते होंगे आम के फ्रूट के ऊपर ना व्हाइट कलर कैसे बैग्स दिखते हैं। ठीक है, और देखिएगा दशहरी में परिपक्व होने पर अपेक्षित घनत्व कितना होता है? 1.02 होता है। ठीक है, उपज देख लीजिएगा, इसका भंडारण देख लीजिएगा, और कितने दिन तक हम भंडारण कर सकते हैं? लगभग 3 से 4 सप्ताह के लिए कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा था कुछ वेराइटी के बारे में हम लिखाएंगे, आप लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी, 5 मिनट की क्लास और आपके सामने है। ठीक है, देखिए एक होता है TSS। क्या होता है? TSS, लिख लीजिएगा जल्दी जल्दी। TSS, टोटल सॉल्युबल सॉलिड, ठोस रहित पदार्थ कितना होता है? आम में 20% होता है। आम को कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है? मैंने यहाँ पे बता दिया। कैनिंग, डिब्बा बंदी के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी होती है? अल्फांसो होती है। कौन सी होती? अल्फांसो होती। एक्सपोर्ट के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन होती है? अल्फांसो होती है। उत्तर भारत के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन होती है? दशहरी होती है। और AP के लिए सबसे अच्छी वैरायटी कौन सी होती है? बैगनपल्ली होती है। लेट कल्टीवेशन, पछेती किस्म कौन सी होती है? फजली होती है। कौन सी होती है? फजली। केसर एक वैरायटी होती है, सबसे सुगंधित वैरायटी होती है। कौन सी होती है? सबसे सुगंधित वैरायटी होती है। ऑक्सीजन वैरायटी लिख लीजिएगा, निरंजन और मधुलिका। क्या होता है? निरंजन और मधुलिका। और लिख लीजिएगा एक वैरायटी पूछा जाता है, म्यूटेंट वैरायटी कौन सी है? रोज क्या है? ठीक है, क्या रोज क्या? थोड़ा फास्ट इस वजह से चल रहे हैं क्योंकि 9 बजे से अभी मेरी दूसरी क्लास है सर। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लिख लीजिएगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसमें सबसे ज्यादा पाए जाते हैं? लगड़ा में पाए जाते हैं। लगभग कितने पाए जाते हैं? 68% के आसपास पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे कम किसमें पाए जाते हैं? रोमानी वैरायटी में सबसे कम पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक एक चीज ऐसे सारी चीजें मैंने आपको बता दी। कुछ वैरायटी का क्रॉस है उसके बारे में आप लिख लीजिएगा। जैसे आम्रपाली होता है, क्या होता है? आम्रपाली। आम्रपाली का क्रॉस क्या होता है? लिख लीजिएगा, आम्रपाली का क्रॉस क्या है? दशहरी बूढ़े नीलम। तो DNA करके याद रखिएगा, क्या? DNA, दशहरी बूढ़े नीलम का क्रॉस करके हमने क्या बता दिया? आम्रपाली बना दिया। ठीक है, इसमें दशहरी क्या था? फीमेल था। ठीक है, और नीलम क्या था? मेल था। जैसे ह्यूमन के केस में मेल और फीमेल लिया जाता है, लेकिन प्लांट के केस में फीमेल और मेल लिया जाता है। डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो DNA, दशहरी गुड़े नीलम बराबर क्या हो गए? आम्रपाली। अब देखिए, नीलम गुड़े दशहरी कर दोगे, वहां पे मैंने क्या किया था? दशहरी गुड़े नीलम। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दे रहे हैं? नीलम गुड़े दशहरी क्या हो जाएगी? मल्लिका हो जाएगी। मल्लिका में विटामिन ए सबसे ज्यादा पाया जाता है। एक वैरायटी और होती सिंधु। सिंधु क्रॉस किसकी है? रत्ना गुड़े किसकी है? अल्फांसो की है। सिंधु कैसी है? सीडलेस वैरायटी है। ठीक है, और एक लिख लीजिएगा, रत्ना वैरायटी कैसी है? रत्ना किसकी क्रॉस है? नीलम गुड़े अल्फांसो की क्रॉस है। तो ये सब चीजें भैया अगर आपका छूट गया होगा, वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखिएगा, लिख लीजिएगा। इतने क्वेश्चन सर बनते हैं,
सबसे मीठी वैरायटी की बात आएगी, चौसा सबसे मीठी वैरायटी होती है, ये भी आप एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि सारी चीजें आपको अच्छी हो जाए, ठीक है। तो मैं भी सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए, तो एक एक करके आप ऐसे कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और बनता है, जो इसका सीड होता है, सीड स्टोन जानते हैं, स्टोन में प्रोटीन परसेंटेज की बात आएगी तो कितना पाया जाता है, 9.5%, ठीक है। जो सीड जर्मिनेट होता है, जैसे मैंने इपिकोटाइल की बात किया था, सीड का जर्मिनेट लगभग 15 से 25 दिन के बीच में अपना सीड, जैसे आप जो सीड खा के फेंक देते हो, वो लगभग 15 से 25, लगभग 1 महीना में वो नया प्लांट जर्मिनेट करने लगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। बाकी आम बहुत बड़ी क्रॉप है, हम पढ़ाना चाहें तभी आपको 1 घंटा और पढ़ा दें, लेकिन आपके एग्जाम के लेवल पे इससे ज्यादा सब क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। थोड़ा आप है कि चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से आप देखिए, और यही वीडियो नहीं, सारे वीडियो दोबारा देखिए, नोट्स बनाइए, उससे क्या होगा, आपका नॉलेज इंप्रूव होगा। बाकी हमारी जो बैचेस स्टार्ट हैं, ठीक है, अभी क्रैश बैच भी स्टार्ट हो रहा है आपके एग्जाम के बाद। आप आइए, ऑफलाइन जुड़िए, ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी जुड़िए, तो आप पढ़ाई का एंजॉय करिए। बाकी कोई भी दिक्कत हो हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप संपर्क करिए, तो सारी चीजें आपका एक एक प्रॉब्लम दूर की जाएगी। तो जुड़िए और सेशन का एंजॉय करिए। बस आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। जय हिंद, जय भारत।